उसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज के लेक्चर पर आ जाएंगे। आपको सिंपल समझने की जरूरत क्या है कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है जिसके अंदर अभी मुकम्मल तौर पर ये एबिलिटी मौजूद है कि उसके ऊपर में कोई भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जिसके अंदर इससे रिसेप्टिव साइट्स होंगी, या वो जो इसको ये अगर वो इसके पैरेलल ऐसा होगा कि ये उसको एब्जॉर्ब कर सके, तो वो सरफेस, वो मटेरियल इसके ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस सरफेस में वो पोर्स मौजूद हैं, या वो पार्टिकल्स, या वो एरियाज, या वो क्या सिस्टम मौजूद है जो किसी आने वाले सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब जितना ये आने वाले सरफेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उतनी इसके अंदर वैकेंट साइड्स मौजूद हैं। वैकेंट साइड्स का मतलब है कि वो खाली जगह है जो ये अपने आप को भर सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बस जा रही है, वो बस अभी ही अपने अपने स्टॉप से चली है, वो बस अभी बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है। तो इसका मतलब है कि उस बस की सारी सीटें खाली हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस बस में कितनी वैकेंट साइड्स हैं, तो एक बस में जितनी भी सीट्स अवेलेबल होती हैं फॉर द पैसेंजर्स टू बी सीटेड, उतनी सीट्स आप कह सकती हैं कि ये खाली हैं, और ये आपके पास वो बस इतनी एम्प्टी है। लेकिन बाय द टाइम वो बस एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्टॉप से गुजरेगी, तो वहां से पैसेंजर उसके अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे उसके अंदर पैसेंजर बैठते चले जाएंगे, तो क्या होगा, वो जो वैकेंट साइड्स अभी तक वैकेंट थी, जैसे कि इस सरफेस की सारी साइड्स वैकेंट हैं, जैसे ही आप इसके ऊपर अपने एब्जॉर्ब मटेरियल डालेंगे जो एब्जॉर्ब होने की सलाहियत रखता होगा, या वो मटेरियल जिसको ये एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता होगा, वो आकर इसके वैकेंट साइड्स में बैठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसकी वैकेंट साइट्स कितनी है, तो अब इसकी वैकेंट साइट्स वो नहीं होंगी जो यहाँ पर थी। अब इसकी वैकेंट साइट्स डेफिनेटली बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले केस में अभी इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हुई नहीं थी। पहले केस में ये बिल्कुल एक न्यू सिस्टम था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। जैसे ही आपने इसको एब्जॉर्प्शन अलाउ किया, आपने सिस्टम को रेस्ट का टाइम दिया, आपने सिस्टम को टाइम दिया कि वो मटेरियल को, किसी गैस को, किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर ले, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन वैकेंट साइड जो है वो कम हो गई। अब जो भी वैकेंट साइड फर्स्ट पार्ट में थी, लेट सपोज थीटा थी, तो डेफिनेटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन अब जो इसकी वैकेंट साइड बचेंगी वो क्या होंगी, 1 माइनस थीटा, कि जितना भी टोटल 1 है, 1 में से जो इसकी वैकेंट साइड थी अब वो कम हो गई ना, तो आपकी 1 माइनस थीटा हो गई, टोटल अब नहीं रही, अब टोटल से इसकी वैकेंट साइड्स कम हो गई हैं। तो इसीलिए जब भी हम वैकेंट साइड्स को डिनोट करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हम कौन से सिस्टम के जरिए बात कर रहे हैं। क्या हम न्यू सिस्टम पे बात कर रहे हैं? न्यू सिस्टम में तो सारी की सारी साइड्स और वैकेंट साइड्स, लेकिन जब आप उसको एब्जॉर्प्शन अलाउ करेंगे और आफ्टर दैट आप उसकी वैकेंट साइड देखनी होंगी, तो कभी भी वो नहीं रहेंगी जो पहले कंडीशन में थी। तो तब आप उसको 1 माइनस थीटा, 1 माइनस एस, एस स्टेरिक, या जो भी जिससे भी आपने उसे डिनोट किया हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं आप हमेशा से थीटा से ही डिनोट करें, हमेशा आप इसे एस स्टेरिक से ही डिनोट करें, आप इसको जिस चीज से भी डिनोट करें, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सारे सिंबल हमारी मर्जी के हैं, इसको कोई लोग किसी और सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, नथिंग, नॉट अ बिग डील। लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब आपके पास सारी वैकेंट साइट्स हैं, कब आपके पास रिमेनिंग वैकेंट साइट्स हैं, कब आपके पास सैचुरेशन लेवल अचीव हो चुका है। और ये बात आपको मालूम ही होगी कि जब आपकी सरफेस एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है, तो एक सैचुरेशन लेवल होता है, उसके बाद फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होती। फिर आप उसको सालों भी उस मटेरियल में छोड़ दें, फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होगी। तो एड्सॉर्प्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी वैकेंट सरफेसेस हैं। और यही बात है कि आपके पास जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन से फर्क होती है। आपके पास मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन भी हो सकती है, आपके पास सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू आर प्रोवाइडिंग फॉर द एड्सॉर्प्शन। ये कुछ चीजें होती हैं जो एड्सॉर्प्शन की कंडीशंस के लिए, एड्सॉर्प्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास जब भी एड्सॉर्प्शन होती है ना, तो एड्सॉर्प्शन जो हमारे पास लैंगमियर था, उसका कहना ये था कि एड्सॉर्प्शन हमेशा मोनोलेयर होगी। लैंगमियर की अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे जिसके बगैर आप लैंगमियर आइसोथर्म को नहीं समझ सकते। और लैंगमियर के कुछ फिक्स रूल्स थे, जिनमें से एक रूल ये था कि एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज अ मोनोलेयर फिनोमेना। एड्सॉर्प्शन कभी भी एक से दूसरे लेयर पर नहीं जाती।
वो आपके लैंगमियर का बेसिक जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो यही था कि एड्सॉर्प्शन इज अ मोनोलेयर फिनोमेना। बाकी उसने और भी एग्जाम्पशन या और भी हमारे पास एजम्पशंस दी थी, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जा रही। अभी जो बेसिक हमारा मकसद है या जो प्रॉब्लम है हम उसको डिस्कस करते हैं। ही सेड एड्सॉर्प्शन इज अ मोनोलेयर फिनोमेना। लेकिन जब लोगों ने, हमेशा बात याद रखिएगा, जब एक के बाद दूसरी थ्योरी आती है तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि कोई मसला हुआ था, कोई परेशानी दरपेश आई थी, तो हम लोगों ने एक से दूसरी थ्योरी की तरफ गए। लेकिन जब लोगों ने एब्जॉर्प्शन करके एक्सपेरिमेंटली, और आज का जो मेरा लेक्चर है वो मोर और लेस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर ही होगा। आज का लेक्चर मोस्टली मैं इस तरीके से कवर करूंगी कि जो आपको, जब आप अपनी क्या नाम है रिसर्च लाइफ में काम करें तो आपको उससे रिलेट कर सकें। ये आज का लेक्चर प्योरली इस तरीके का होगा। तो इसी इसी तरीके से जब लोगों ने काम करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उनके पास इस तरह के रिजल्ट आ रहे थे जो मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन को फेवर ही नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद फर्दर काम हुआ। जब फर्दर काम हुआ तो लोगों ने समझा कि नहीं यार, एड्सॉर्प्शन इज नॉट जस्ट अ मोनोलेयर फिनोमेना, बट चीजें आगे के लेयर में भी जा रही हैं। कुछ और भी फिनोमेना इसके अंदर टेक पार्ट कर रहा है, कुछ और भी काम यहाँ पर हो रहे हैं। तब फिर बैट ने अपनी बात कही और बैट ने भी अपनी कुछ एजम्पशन दी थी। ये बात आपके पास लेक्चर खुला हुआ है तो आप देख भी सकती हैं। ये बैट ने कहा कि हमारे पास एड्सॉर्प्शन जो है वो मोनोलेयर नहीं होती। एड्सॉर्प्शन जो है वो अपनी पहली लेयर के बाद दूसरी लेयर, और दूसरी लेयर की जो बेस होती है वो फर्स्ट लेयर होती है। थर्ड लेयर की जो बेस होती है वो सेकंड लेयर होती है, और फोर्थ लेयर की जो बेस होती है वो थर्ड लेयर होती है। अगर आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई हो तो उसने असल में कहने की कोशिश ये की थी कि हर एक दूसरे को फेवर कर रहा होता है। तो ये मोर और लेस हमें क्या नाम है एक बेस मिल गई थी कि हमारे पास मोनोलेयर और मल्टीलेयर दोनों तरह की एड्सॉर्प्शन होती है। फिर फ्रेंडलिच ने आके इन्हीं एड्सॉर्प्शन के ऊपर फर्दर काम किया। इसलिए हमने ये बात कही कि जो फ्रेंडलिच है वो दोनों ही को फॉलो करता है, क्योंकि अगर आप फ्रेंडलिच आइसोटर्म लगाएंगी तो आपको इसमें मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो इस बात को फेवर करती है कि वो हमारे पास लैंगमियर को भी सेकंड कर रहा है कि मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन भी होती है, और वो बैट को भी सेकंड कर रहा है कि आपके पास मल्टी लेयर या मल्टी स्टेप एड्सॉर्प्शन भी होती है। अगर आप लोग अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा टाइम मिला तो मैं आपको ये एड्सॉर्प्शन के जो मेरा इरादा भी है मैं आपको लगाना बताऊंगी। जब मैं लगाना बताऊंगी तो आपको ये मसला तब मुकम्मल तौर पे रिजॉल्व हो जाएगा। तब आपको समझ आ जाएगा कि असल में बेसिकली लगाए भी 2 से 3 ही आइसोथर्म जाते हैं, जिनमें से एक लैंगमियर होता है, दूसरा फ्रेंडलिच होता है। जिसकी भी आर स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आती है, हम उससे समझ जाते हैं कि मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन हुई है या मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन हुई है, केमिसॉर्प्शन हुई है या फिजिसॉर्प्शन हुई है। तो फ्रेंडलिच हमें इन सब में भी हेल्प आउट कर रहा होता है कि ये हमें बता रहा होता है कि ये मोनोलेयर हुई है मल्टीलेयर के साथ, ये केमिसॉर्प्शन हुई है फिजिसॉर्प्शन हुई है। अगर आपने मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर और से सुना हो तो मैंने उसमें ये बात कही थी कि बोला ये जाता है कि जो आपके पास एड्सॉर्प्शन है, अगर वो क्या नाम है मोनोलेयर हो रही है तो डेफिनेटली लैंगमियर के मुताबिक फिजिसॉर्प्शन ही मोस्टली हम आपके पास मोनोलेयर होती है। लेकिन आपके पास केमिसॉर्प्शन भी तो हो सकती है ना। इसलिए फिर हमें ये भी पता करना होता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक लेयर तक हो रही है या उसके बाद वो फर्दर लेयर्स पर भी जा रही है, और जितने लेयर्स पे हमारी एड्सॉर्प्शन हो रही होती है फिर उस लिहाज ओके ओके अगर हम अपनी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिपेंड करेगा कि एड्सॉर्प्शन क्या होती है, मतलब वो तो आपको पता ही है एड्सॉर्प्शन क्या होती है, किन कंडीशंस पर होती है, ये भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन आज हम कुछ इस तरीके से पढ़ने की और देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाए तो एड्सॉर्प्शन मिलेगी, कौन सा मटेरियल कब बेहतर होगा, कौन सा मटेरियल किस प्रेशर पर काम करेगा, कौन से बेस्ट एड्सॉर्बेट्स हैं जो कि नोन है, रेट जो है वो टेम्परेचर पर किस किस तरीके से अफेक्ट करता है, टेम्परेचर कहाँ इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है। अगर हम इसको देखें, अच्छा, आपके पास जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास इसकी दो बेसिकली काम हो रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटली जो एड्सॉर्प्शन का रेट है वो आप पता कर सकती हैं किस तरीके से, आप उसकी अमाउंट की कितना आपका गैस एड्सॉर्ब हुई है, या आप इस तरीके से भी पता कर सकती हैं कितनी गैस एड्सॉर्ब नहीं हुई है। अब ये बात अगेन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। बात यह है कि आपके पास एक कंडीशन है
आप ये समझ सकती हैं। आप एक काम को करने के हमेशा बात याद रखना, कई तरीके होते हैं, हर चीज को देखने के कई नजरिए भी होते हैं। मेरे पास अगर मैं ये देखना चाहूँ कि कितना वॉल्यूम एड्सॉर्ब हुआ है, तो मैं इस तरीके से भी देख सकती हूँ कि जिस सरफेस पर एड्सॉर्ब हुआ है मैं उसकी सारी की सारी कैरेक्टराइजेशन करूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसके ऊपर कितनी एड्सॉर्बिंग साइड्स हैं और कितनी एड्सॉर्बिंग साइड्स जो है वो फिल हो गई हैं, तो कितनी एड्सॉर्ब है और कितनी नॉन एड्सॉर्ब है, तो मुझे पता चल जाएगा कि एड्सॉर्प्शन वर्सेस नॉन एड्सॉर्प्शन इसके ऊपर कितनी साइड्स है। दूसरा तरीका मैं ये कर सकती हूँ कि मैं ये करूँ कि उस सरफेस पे तो काम नहीं करूँ, लेकिन जो वॉल्यूम मैंने उसे प्रोवाइड किया था उसका रिमेनिंग को एनालाइज कर लूँ, तो उसके रिमेनिंग से भी मुझे पता चल जाएगा कि कितनी जो है वो एड्सॉर्प्शन हुई है और कितनी जो है वो एड्सॉर्प्शन नहीं हुई है। देखें, इसको मैं दोबारा समझाती हूँ, मुझे लगता है नहीं समझ आया इसलिए मैं दोबारा समझाती हूँ। लेट सपोज मैंने लिया 10 ml, 10 ml मैंने लिया 0.5 मोलर कोई सोल्यूशन लिया मैंने, सही है, 0.5 मोलर का मैंने 10 ml लिया और मैंने उसको किसी भी एड्सॉर्बिंग सरफेस के ऊपर डाल दिया एड्सॉर्ब होने के लिए, सही है, मैंने इस मटेरियल पर डाल दिया ताकि वो एड्सॉर्ब हो जाए। अब अकल ये कहती है कि मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो ये है कि ये जो सोल्यूशन मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, इसको डालने के बाद मैं क्या करूं, इसको फिर हम क्या करते हैं एड्सॉर्प्शन में, इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं, दोबारा से इसको हम फिर छान लेते हैं, छानने के बाद रिमेनिंग वॉल्यूम यहाँ आ जाता है, सही है, जो एड्सॉर्ब होने के बाद बचा हुआ अमाउंट होता है वो हम यहाँ ले लेते हैं और जो एड्सॉर्बेट होता है वो हम अलग कर लेते हैं, सही है, एड्सॉर्बेट अलग कर लेते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं ना, या तो आप इस एड्सॉर्बेट की एनालिसिस करें और पता करें कि इसके ऊपर कितनी साइड्स थी जो वेकेंट थी और वो अब फिल हो गई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि परसेंट एड्सॉर्प्शन कितनी हुई है। दूसरा तरीका ये है कि आपको शुरू में तो पता था ना 0.5 मोलर है, उसका आपने 10 ml लिया था, आफ्टर एड्सॉर्प्शन जो चीज रिमेनिंग बची है आप उसकी एनालिसिस कर लें, तो अब अगर लेट सपोज वो आपको 0.2 मोलर दे रहा है तो समझ आती है ना कि 0.3 मोलर एड्सॉर्ब हो गया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। तो इसका मतलब है कि हम एड्सॉर्प्शन रेट को दो तरीकों से पता कर सकते हैं, आइदर हम उसको डिटरमिन करें कि कितनी हमारा डेफिनेट कितना अमाउंट का कितना अमाउंट जो है वो हमारा एड्सॉर्ब हो गया है, और हम इसको इस तरीके से पता करें कि कितना है जो स्टिल अनएड्सॉर्ब्ड है। तो आप अगर इसको सीधी तरीके से देखें या उल्टी तरीके से देखें, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो कहने का मकसद इतना है कि आप इस एड्सॉर्प्शन को दो तरीके से पता कर सकते हैं, या तो हुए हुए को पता कर लें या जो होने से रह चुका है उसको पता कर लें, तो दोनों सूरतों में आपको सेम बात ही पता चलेगी कि परसेंट एड्सॉर्प्शन कितनी हुई है। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, एज आई जस्ट सेड कि एड्सॉर्प्शन पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन पर बहुत ऑब्वियस अफेक्ट डालती है। हमारे पास जब हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा अफेक्ट, मतलब ये होता है मसला कि आपको मालूम है फिजिक्स ऑप्शन इज अ फिजिकल इंटरैक्टिव फिनोमेना, इन अ सेंस आप ये कह सकते हैं कि ये वीक फिजिकल फोर्सेस के जरिए एड्सॉर्प्शन जो हो रही होती है वो फिजिक्स ऑप्शन कहलाती है, यानी कि इसके अंदर होने वाली सारी एड्सॉर्प्शन फिजिकल फिनोमेना बेस्ड एड्सॉर्प्शन होती है। दो चीजें फिजिकली इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाती है। ऐसी कंडीशन में जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है फिजिकल एड्सॉर्प्शन रेट का वो ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आप इसकी टेम्परेचर को बढ़ाएंगी तो ऐसे में क्या होगा, एसिलरेशन स्टार्ट होगी, एक्टिवेशन स्टार्ट होगी, एजिटेशन स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी मॉलिक्यूल्स को आपस में एजिटेट करेगी, मॉलिक्यूल आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी तो एक एनर्जी है ना,
वो एनर्जी जब आपके एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट दोनों को मिलेगी तो क्या होगा, एजिटेशन होगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप सारे एक क्लास में हो और बिल्कुल चेयर से चेयर लगा के बैठे हुए हो, हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठे हो, तो ये सब फिजिकल इंटरेक्शन है ना, आप फिजिकली एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं ना। अब ऐसे में कोई भी आउटसाइडर या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी इन क्लासरूम होती है तो क्या होगा, आप सब फौरन एजिटेट होंगे, फौरन भागने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी एक्सटर्नली एजिटेशन प्रोवाइड की जाएगी, एक्सटर्नल इंक्रीज सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो जो एड्सॉर्प्शन सरफेस पर हुई थी वो अब डिफ्यूजन की तरफ जाने लगेगी। वो जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो डिफ्यूजन रेट को बढ़ाने लगेगी, एड्सॉर्प्शन के बजाय डिफ्यूजन रेट बढ़ने लगेगा। मुझे अब याद नहीं है मैंने कौन सी क्लास में, लेकिन आपको एक क्लास में मैंने ये बात बताई थी कि जो एड्सॉर्प्शन होती है और जो डिफ्यूजन होती है वो हमेशा इक्विलिब्रेट होती है। जितनी एड्सॉर्प्शन हो रही होती है आपके पास डिफ्यूजन भी उतनी ही होती है, इसीलिए एड्सॉर्प्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव करती है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी लेक्चर था, लेकिन मैं मुझे जहां तक याद है मैंने आपको किसी लेक्चर में बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर नहीं बताया था तो आप लोग मुझे बता दें कि मैंने ऐसा नहीं बताया, तो ताकि मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। बताया था मैंने? अच्छा, तो होता इस तरीके से कि जो आपका एड्सॉर्प्शन रेट है वो डिसॉर्प्शन रेट, तो फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होता है जब आप टेम्परेचर, जी, तो जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो होता इस तरीके से है कि आपके पास जब आप इसे टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर की बेसिस पर वो एजिटेट होता है, और एजिटेट होने की वजह से जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन रेट बढ़ने लगता है, वो डिफ्यूज होने लगता है, वो मतलब वो एजिटेट होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड केमिसॉर्प्शन में जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो एब्जॉर्प्शन रेट के वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी केमिकल स्ट्रक्चर्स पर, केमिकल प्रोसेसेस पर, केमिकल फिनोमेनास ऑफ अ सब्सटेंस पर, जिस जो आप यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है केमिसॉर्प्शन की वो ज्यादा होती है, तो इसमें आपकी जो टेम्परेचर कंसिडरेशंस हैं या जो टेम्परेचर जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आपके एक्सेलरेट कर रहा होता है केमिकल इंटरेक्शंस को। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे जो केमिकल इंटरेक्शंस हैं या केमिकल फिनोमेनास हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि जितनी रेट पर कोई भी चीज अपना बॉन्ड बना रही होती है उसे उतना ही रेट ऑफ, उतनी ही टेम्परेचर चाहिए होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी। जिसको जो आपको पता होगा एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब जो हमारे पास किसी बॉन्ड के बनने में मदद दे रहे होते हैं, इसी तरीके से आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी उसी एनर्जी की जरूरत होती है जिस एनर्जी से आप बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके मिसाल आप ऐसे समझ सकती हैं कि अगर आपने लेट सपोज कुछ पैसों का एक घर या एक कोई ब्रेसलेट खरीदी है, तो आपको उस ब्रेसलेट को बेचने पर भी उतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो चीज बनने में आप जितनी एनर्जी देंगे आपको उसको तोड़ने के लिए भी उसी प्रोपोर्शन में एनर्जी देनी होगी। तो जो केमिकल फिनोमेनास है या केमिकल इंटरेक्शंस है, दे नीड अ प्रॉपर एनर्जी, दे नीड अ प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी टू अचीव अपना अपना एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने के लिए उन्हें खास एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब आप केमिसॉर्प्शंस की बात करते हैं, केमिकल फिनोमेनास की बात करते हैं, तो वहां पर आपको एक खास टेम्परेचर कोफिशिएंट की जरूरत होती है ताकि सरफेस टू आपका जो मॉलिक्यूल है वो अपना बॉन्ड बनाने में वो एनर्जी इस्तेमाल कर सके। तो केमिसॉर्प्शंस में टेम्परेचर का जो रोल है वो डिफरेंट है फिजिसॉर्प्शन के मुकाबले में। थर्मोडायनामिक्स बता रही होती है, टाइम पर स्टडी आपको इसकी काइनेटिक्स बता रही होती है। तो जिसकी वजह से आपको ये बात पता चलती है कि आपकी गिब्स फ्री एनर्जी कितनी एनर्जी यूज हुई है रिएक्शन के होने में, उसकी एंट्रोपी कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, एंथैल्पी क्या चेंज हुई है। ये सब आपको सिर्फ तब पता चल सकता है जब आप इसको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर काम करके स्टडी करें। अच्छा, जो एड्सॉर्बेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत डायरेक्टली अफेक्ट डाल रही होती है आपके एड्सॉर्प्शन के ऊपर। जो आपके एड्सॉर्बेंट है वो आपका कितना गैस को एब्जॉर्ब करेगी
वो आपके कितना, या कोई लिक्विड भी वो एब्जॉर्ब कर सकती है, ये डिपेंड कर रहा होता है उसकी पोरोसिटी के ऊपर। आपका सब्सटेंस कितना पोरस है, आपके सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या है, आपके सरफेस में कितनी इंटरैक्टिव साइट्स हैं, आपके सरफेस कितनी अवेलेबल है फॉर द इंटरेक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली अफेक्ट डाल रही होती है आपकी एड्सॉर्प्टिव एबिलिटी के ऊपर। आपका सब्सटेंस कितना एड्सॉर्ब कर सकेगा, आपके सब्सटेंस में कितनी एड्सॉर्प्शन एबिलिटी या प्रॉपर्टी है, ये इस बात पर डिपेंड कर रही होती है कि आप जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसकी इंटरैक्टिव साइट्स कितनी है, उसकी इंटरेक्शन कितनी पॉसिबल है। यही वजह है कि पता नहीं आज के लेक्चर में कवर हो पाएगी या नहीं, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से किसी भी सरफेस को एक्टिवेट करते हैं। देखो, एक होती है नॉर्मल सरफेस, एक होती है एक्टिवेटेड सरफेस। एक्टिवेटेड सरफेस में आप किस तरीके से उसकी इंटरेक्शन साइट्स बढ़ा रही होती हैं, आप एक्टिवेटेड सरफेस में उसकी पोरोसिटी आप उसको बढ़ा रही होती है कि वो अब मजीद इंटरेक्ट करने की एबिलिटी रख रहा होता है। तो जो आपकी इंटरेक्टिव सरफेस है, इंटरेक्टिव साइट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सरफेस के एड्सॉर्प्टिव एबिलिटी रखने के। जो आपके एमोर्फस एड्सॉर्बेंट्स होते हैं वो आपके पास गैसेस को ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन के। क्यों? क्योंकि आपको ये बात मालूम है क्रिस्टलाइन के खास पर्टिकुलर डायमेंशंस पर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन खास पर्टिकुलर डायमेंशंस पर एड्सॉर्प्शन वैसी हो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एमोर्फस सरफेसेस होते हैं वो ज्यादा इंटरैक्टिव साइट्स रखते हैं, उनके अंदर ज्यादा एरियाज होते हैं कवर होने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में एमोर्फस पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा फेवर्ड होती है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। जो नॉन पोरस एड्सॉर्बेंट्स होते हैं उनके ऊपर आपके पास कंपैरेटिवली स्मॉल सरफेस एरिया होता है नॉन पोरस के ऊपर, लेकिन पोरस के ऊपर सरफेस एरिया ज्यादा होता है डेफिनेटली। जैसे कि इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक स्पंज देख लें, स्पंज में आपने देखा होगा कितने ज्यादा पोरोसिटी आपको आंखों से भी नजर आती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी भी कितनी ज्यादा है। जब आप उससे किसी भी वेट सरफेस को स्वैप करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, बहुत सा पानी वो खुद एब्जॉर्ब अपने अंदर ले लेता है। क्यों? क्योंकि स्पंज के अंदर पोरोसिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर यही काम आप किसी सिल्क के कपड़े से करें, सिल्क के कपड़े में पोरोसिटी तो नहीं होती ना, तो क्या होगा, वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं करेगा, वो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल को लेगा ही नहीं। तो rate of absorption in porous materials are much higher than rate of absorption in non porous materials. ये बहुत सिंपल आपकी घरेलू एग्जांपल थी जो मैंने भी आपको दी है कि आप एक स्पंज लें, एक तरफ आप सिल्क का कपड़ा लें और दोनों से पानी खुश्क करना स्टार्ट कर दें। स्पंज आपको मिनटों में सारा पानी खुश्क करके दे देगा, लेकिन जो सिल्क का कपड़ा होगा वो आपके साथ घूमता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोरोसिटी नहीं है, नॉन पोरस होने की वजह से वो आपको फेवर ही नहीं करेगा एब्जॉर्प्शन। तो यही वजह है कि जो नॉन पोरस मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर एब्जॉर्प्शन साइट्स कम होती हैं, लेकिन पोरस मटेरियल्स में एब्जॉर्प्शन साइट्स ज्यादा होती हैं। आपके पास जो फाइन पाउडर एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, खास तौर पर ये बड़ी अच्छी बात आई है, चारकोल। अच्छा, ये बात आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल? अगर नहीं बता रही आप लोग, कोई मसला नहीं, इस पर जरा सोचिएगा जरूर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल एंड चारकोल, या ये दोनों सेम है? नहीं, इसका क्रिस्टलाइन सिर्फ ना लड़की, आपको मालूम होगा कि जो क्रिस्टलाइन है वो तो इसकी फॉर्म ही फर्क है ना, वो तो आपके डायमंड की फॉर्म बनती है। देखें, सिंपल सा फिनोमेना मैं बताती हूँ। कोल जो होता है वो डायरेक्टली रॉक से, सेडिमेंट से, जमीन में से निकाला जाता है, वो कोल होता है। चारकोल क्या होता है? चारकोल ये होता है कि कोई भी चीज, ये बात याद रखिएगा, कोई भी चीज जब वो बर्न हो जाती है ना वो चारकोल बन जाती है। आप अगर रोटी को जला देंगी ना, इसीलिए जो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कभी भी जली हुई रोटी नहीं खाते। क्यों? जली हुई जो रोटी होती है वो चारकोल होती है जी, वो चारकोल होती है। हर वो चीज जो जल जाए ना एक दफा, जलने के बाद वो चारकोल बन जाती है।
तो चारकोल देखा जाए तो मोर और लेस कैन मैं मैन्युफैक्चर्ड की तरफ आप ले जाएं, और कोल जो है वो डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम दी क्या कहते हैं वो एरिया से, जो आप जमीन खोद के या जो सेडिमेंट्स रॉक्स इन सब से जो निकाला जाता है वो कोल होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इधर हर जगह चारकोल का जिक्र किया। तो अगर मैं चारकोल की बात करूं, जिसमें आप एनिमल के चारकोल भी बना सकते हैं। एनिमल चारकोल का मतलब है कि कोई जानवर मर गया, या अभी जैसे ईद पे कुर्बानी हुई, आपके पास हड्डियां हैं, आपने उस हड्डी को जला दिया, तो हड्डी को जलाने के बाद जो चारकोल बनेगा वो एनिमल चारकोल कहलाएगा। अच्छा, इसकी और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी कि इसको जलाने के कौन से तरीके हैं। ये मैं वैसे नॉलेज बेस्ड डिस्कस करूंगी, ताकि जब आप लोग खुद अपना काम करना चाहें और खुद कुछ सोचें तो आपको पता हो कि आपको कौन सा कौन सा मटेरियल किस कंडीशन पे जलाना है, और आपको ये पता हो कि जब आप उसको उस कंडीशन पे जलाएंगे तो आपको एप्लीकेशन वाइज कौन से एरियाज के ऊपर काम करना है। बहुत से लोग रैंडमली चारकोल बनाते हैं, फिर वो बाद में जाके फंस जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एरिया पे चारकोल फॉर्मेशन करनी है, और एज अ रिजल्ट आपको एप्लीकेशन क्या मिलेंगी। या आप ये कह सकते हैं कि आप पहले सोच लें कि आपको किस एप्लीकेशन पे काम करना है, फिर उस तरीके से चारकोल फॉर्मेशन करें। इसके अलावा सिलिका जेल बहुत इंपॉर्टेंट एडजॉर्बेट है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सिलिकेट्स हैं, एल्यूमिना जेल है। एल्यूमिना जेल के जो आपके पास सिलिका जेल है वो भी आपके पास एज एन एडजॉर्बेट यूज होता है। ये वो चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली एडजॉर्बेट्स हैं, लेकिन उन सब में चारकोल सबसे ज्यादा यूज होने वाला एडजॉर्बेट है। अगर हम चारकोल की बात करें तो चारकोल आपको सॉफ्ट वुड से मिल सकता है। जैसे कि अगर आप बात करें कि आपको चारकोल, खास तौर पे चारकोल जो आप कोकोनट के ऊपर जो शेल नहीं होता उसको जला के हासिल करें, या जो आपके पास आड़ू के अंदर जो बीज होता है उसको जला के हासिल करें, तो ये बेस्ट ग्रेड चारकोल कहलाता है। अमंग ऑल क्लासेस ऑफ चारकोल, दीज आर बेस्ट ग्रेड चारकोल्स। ऑर्डिनरी चारकोल जो है वो आपको नॉर्मल चीजों को जलाने से मोस्टली मिल जाते हैं। ये आपके पास ऑर्डिनरी और बेस्ट चारकोल में यही थोड़े से फर्क होते हैं। बेस्ट चारकोल हमेशा आपको कोकोनट हल्क से और एप्रिकॉट के स्टोन से मिलेगा। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये कि आप, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। सिलिका जेल की अगर आप बात करें ना, तो सिलिका के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी वाटर एब्जॉर्प्टिव एबिलिटी होती है। आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि टीचर कहती है इसको उसमें रख दो, डेसिकेटर में रख दो। तो डेसिकेटर में क्या होता है, डेसिकेटर के नीचे जो आपने एक पूरी बैट लगी हुई देखी होती है वो होती है सिलिका की। सिलिका होता है ब्लू कलर का, उस फॉर्म में जब वहां रखा होता है। जब आप उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करा देते हैं तो वो पिंकिश से कलर का हो जाता है, और यही इंडिकेशन होती है कि आपका सिलिका जो है वो सैचुरेट हो चुका है।